नमाज, रोज़ा, ज़कात ये सब हम अपने फ़ायदे के लिए करते हैं। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह ये सब हम अपने फ़ायदे के लिए कहते हैं। मुसलमान नाम के राजा ने एक फरमान जारी किया होता सिर्फ कि आज से छुआछूत ख़त्म। किसकी मजाल थी जो उसके बाद छुआछूत रहने देता? ये गलती हमारे मुसलमान नाम के राजाओं ने की, जिसकी सज़ा आज तक मुसलमान भुगत रहे हैं और ये सज़ा कम है। मैं अम्बेडकरवादी क्यों हूँ कि जो हमारे मुसलमान नाम के राजाओं ने इतनी बड़ी गलती की, शायद उन गुनाहों की सज़ा हमारी कुछ कम हो सके, इसलिए मैं अम्बेडकरवादी हूँ। क्योंकि अम्बेडकरवाद भी है इंसाफ और बराबरी का नाम। कौन सी ऐसी पार्टी है आज जिसका कंट्रोल आरएसएस के मनुवादी मानसिकता के लोग नहीं करते? हमारे यहाँ भी इस्लाम के खिलाफ जाके स्वर्ण बनने की कोशिश कर रहे हैं लोग, तो वो इस्लाम के खिलाफ है ना, वो मुसलमान रहते ही नहीं है हमारे हिसाब से। किसान आंदोलन में आपने देखिए हाथ जोड़ के माफी मांग रहे हैं, वो कितने इंच की या कितने सेंटीमीटर की या कितने मिलीमीटर की उनकी छाती है। सबसे बड़ा सोल्यूशन जनता है जो इस देश की मालिक है। सुप्रीम कोर्ट के जज भी साफ साफ तौर पर सुन लें, आपके और मेरे नौकर हैं, जनता के नौकर हैं सुप्रीम कोर्ट के जजेस। बाबा साहब से नफरत मुसलमानों से ज्यादा थी कि उस सीट से मुसलमान चला जाता, कोई दिक्कत नहीं है, बाबा साहब नहीं जाने चाहिए। मैं मुसलमानों को बहुत ज़्यादा बेवकूफ़ समझता हूँ आज के दौर में, तो कम से कम जो हालात चल रहे हैं, लेकिन इतनी बुनियादी समझदारी इन बेवकूफ़ों ने दिखाई, तो SC ST जो कि बाबा साहब के डायरेक्ट लोग हैं, वो हमसे ज़्यादा थोड़ी सी समझदारी दिखाएं तो सोल्यूशन हो चुका है। इस देश में जितने करप्ट लोग हैं, जितने चाइना के साथ मिलकर देश को लूट रहे हैं, उसमें 95% मनुवादी मानसिकता के गुजराती बिजनेसमैन हैं। जिस दिन अम्बेडकरवादियों की सरकार आएगी, हौसला नहीं खोना है हम लोगों ने। एक रात में सब नेशनलाइज करेंगे, एक रात में अडानी अंबानी सब नेशनलाइज होगा, एक रात में सारे नवरत्न नेशनलाइज होंगे। लेकिन उसकी बेस जो बनेगी SC ST और माइनॉरिटीज बनेंगी। OBC भाई तो हमारे बड़े भाई हैं, हमारे साथ आना ही है, क्योंकि यहाँ हमारे बड़े भाई हैं और वहां पे क्या है, शूद्र। आठ 800 साल तक मुसलमान नाम के राजाओं ने, मुस्लिम नहीं, इस्लाम धर्म में पहली चीज जो अल्लाह ताला हमसे एक्सपेक्ट करता है या हमसे उम्मीद करता है, वो नमाज, रोज़ा, ज़कात ये सब हम अपने फ़ायदे के लिए करते हैं। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह ये सब हम अपने फ़ायदे के लिए कहते हैं। जो अल्लाह ताला हमसे चाहता है वो इंसाफ और बराबरी के लिए जद्दोजहद, इंसाफ के लिए लड़ाई करना, इंसाफ के लिए जिहाद करने की उम्मीद अल्लाह ताला हमसे रखता है। यही हमारे प्रॉफिट मोहम्मद ने हमें मैसेज दिया था। तो हमारे एक भी मुस्लिम नाम के राजा ने अगर एक फरमान, पाशा साहब, मुसलमान नाम के राजा ने एक फरमान जारी किया होता सिर्फ कि आज से छुआछूत खत्म, पूरी तरीके से खत्म, किसकी मजाल थी जो उसके बाद छुआछूत रहने देता? ये गलती हमारे मुसलमान नाम के राजाओं ने की, जिसकी सजा आज तक मुसलमान भुगत रहे हैं और यह सजा कम है। हम जो अम्बेडकरवाद का साथ देते हैं वो हम अपनी पुरानी गलतियों को सुधारने के लिए कोशिश कर रहे हैं। मैं अम्बेडकरवादी क्यों हूं कि जो हमारे मुसलमान नाम के राजाओं ने इतनी बड़ी गलती की, शायद उन गुनाहों की सजा हमारी कुछ कम हो सके, इसलिए मैं अम्बेडकरवादी हूं। क्योंकि अम्बेडकरवाद भी है इंसाफ और बराबरी का नाम, और इंसाफ बराबरी सबके लिए, मुसलमानों के लिए नहीं। ये बैटल लाइंस ड्रॉन है। एक तरफ है झूठ, मनुवाद, दोहितवाद है, और इसीलिए समाजवाद भी अम्बेडकरवाद का एक हिस्सा है। और दूसरी बात जो है नगराली साहब ने कही कि 143 सीटें वो हमें दे दें। कौन सी ऐसी पार्टी है आज जिसका कंट्रोल आरएसएस के मनुवादी मानसिकता के लोग नहीं करते? 143 सीटें वो कभी भी नहीं देंगे। तो यह फॉर्मूला बुनियादी तौर पे इसमें थोड़ी सी कमी है, उसके बारे में सोचना। 143 सीट कौन देगा? कांग्रेस देगी। कांग्रेस तो आरएसएस के ही दिखाए हुए रास्ते पे चल रही थी ना, अब उनकी डायरेक्ट पार्टी आ गई तो कांग्रेस के लात मार दी और अपनी पार्टी को लगा दिया भी। लेकिन कांग्रेस में भी राहुल गांधी के चारों तरफ, गांधी फैमिली के चारों तरफ उनके जितने भी बड़े बड़े एडवाइजर हैं, सबका डायरेक्ट कांटेक्ट आरएसएस से है। और आप लोग मुझसे अच्छी तरह जानते हैं क्योंकि आप नागपुर में रहते हैं। डायरेक्ट कांटेक्ट। तो 143 सीटें देने वाले नहीं। लेकिन बैटल लाइंस
युद्ध की लाइन तय है, संविधान हमारा सबसे बड़ा हथियार है। एक तरफ है झूठ, मनुवाद, इंसाफ और बराबरी को खत्म करके लूट मार करके अपने मुट्ठी भर लोगों के हाथ में सब ताकत दे देना, सब पैसा दे देना, अंबानी अडानी बना देना। एक तरफ ये उनकी ताकत है, इसके लिए वो सारे सिस्टम पे कंट्रोल रखते हैं, झूठ फरेब से और कोई रास्ता नहीं है, और पब्लिसिटी से, कैंपेन से, उसमें हम लोग कमजोर हैं। उनकी ताकत है झूठ फरेब और सिस्टम का उनके कब्जे में होना। हमारी ताकत है लाइन के इस तरफ जो अंबेडकरवाद है। दो ही वाद हैं, एक मनुवाद हमारे देश में और दूसरा अंबेडकरवाद। तीसरा वाद क्रिएट हम करेंगे तो मेरे हिसाब से गलती होगी, बिल्कुल गलती होगी। और ये ईडब्ल्यूएस की जो जजमेंट आई है, इसने बिल्कुल साफ कर दिया है हिंदू कौन है। मोदी जी कह रहे हैं ना हमने हिंदुओं को रिजर्वेशन दे दी, ये साफ कर दिया। रिजर्वेशन में क्या कोई ओबीसी अप्लाई कर सकता है, मुझे ये बता दीजिए बस। तो मतलब हिंदुओं के लिए रिजर्वेशन है, जो हिंदू नहीं है उनके लिए ये रिजर्वेशन नहीं है। मनुवादियों ने ये बात अब तय कर दी, ओबीसी नहीं कर सकता, एससी नहीं कर सकता, एसटी नहीं कर सकता। हमारे यहां भी इस्लाम के खिलाफ जाके स्वर्ण बनने की कोशिश कर रहे हैं लोग। इस लाइन में हमारे अब हथियार क्या है? एक तो नंबर्स हमारे, ढोल गमार शूद्र पशु नारी, नारी मिला के 92% से ज्यादा बनते हैं। ये हमारी ताकतें हैं। उनके जो आप 20% बता रहे हो, बिल्कुल ठीक बता रहे हो, हमारे भी 20% है जो मजबूती से खड़े हैं, जो जैसे वो अंधभक्त हैं हम भी अंधभक्त हैं। ये 15% मुसलमान, 2% क्रिश्चियन, 2% सिख और 1% बौद्ध, हम भी अंधभक्त हैं। बराबर हो गए दोनों? नहीं देंगे ना, मर जाएंगे, वोट नहीं देंगे, नहीं देंगे ना, तो बराबर होगा, नहीं तो खत्म होगी बात। अब मैदान साफ है, अब बनाइए आप स्ट्रेटेजी। 60% वोट जो बच गए, उसमें से उनके हैं 13%, 14%, 15%, हमारे हैं अंबेडकरवादियों के 45%। कैवलरी ने कैवलरी को खत्म कर दिया, अंधभक्तों ने अंधभक्तों को खत्म कर दिया। और यहां मैं शुक्रिया अदा करता हूं, एक ही काम समझदारी का मुसलमान कर रहे हैं और दूसरी माइनॉरिटी, एक ही काम कि उन्होंने अपना दुश्मन आइडेंटिफाई कर रखा है, मर जाएंगे वोट नहीं देंगे। इससे बड़ी ताकत क्या चाहिए? अब 15% और 45% की लड़ाई बाकी है, इसकी हम पब्लिसिटी नहीं कर पाते, यह हमारी सबसे बड़ी कमजोरी है। अडानी अंबानी को छोड़ के दूसरे 5 और हैं, बाकी हर एक छोटे कारोबारी को टारगेट कर करके ये अडानी अंबानी खुद खत्म कर रहे हैं। अडानी साहब आज, क्योंकि सरकार की ताकत उनके हाथ में है, टारगेट करके अंबानी को भी खत्म कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? इसका हम लोग फायदा उठा पा रहे हैं क्या? तो ये 20% इतना ऐसा नहीं है। जितने छोटे व्यापारी हैं उनको खत्म करने के लिए, ये मनुवादी मानसिकता ही तो यही है ना, जो है सब मेरा है। इसीलिए तो ब्राह्मणवाद है ना, इसीलिए कि बाकी किसी को अधिकार ही नहीं है, सब पैदा ही ब्राह्मण की सेवा करने के लिए हुए हैं। तो उनके अंदर दरार है क्योंकि नाइंसाफी कर रहे हैं। हम लोगों तो जुल्म की वजह से इकट्ठे हैं ना, वो लालच की वजह से 20% इकट्ठे हैं, और लालच में फॉल्ट लाइन हो सकती है, आपस में दरार हो सकती है। जुल्म क्योंकि बराबर के साथ हिसाब से हो रहा है, तो जुल्म के जो साथी होते हैं वो कभी नहीं टूटते। ये हमारी ताकत है। इसके अलावा जो बाकी 40% लोग हैं, वो भी कुछ लोग डायरेक्ट शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब के लोग, मुसलमानों और दूसरी माइनॉरिटीज की तरह ही पिटाई हो रही है, तलवार से काटा जा रहा है। वो बिल्कुल डायरेक्ट एक जैसा है, बल्कि मेरे ख्याल से, मेरे हिसाब से, मेरी कैलकुलेशन से शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब की पिटाई और मार मुसलमानों से और दूसरी माइनॉरिटी से बहुत ज्यादा। तो पिटाई के साथ ही हम तो दुख के साथ ही हैं, हमारी आपस में गठजोड़ मजबूत रहेगा। वो लालच के साथ ही हैं। तो एससी एसटी भी, ये सब मिला के 46% होते हैं हम लोग। ओबीसी को वो छुपी हुई तलवार से काट रहे थे ना, धीरे 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 वो इंजेक्शन लगा के खून निकाल रहे हैं उनका, मारेंगे उन्हें भी, और मार रहे हैं। ईडब्ल्यूएस ने क्लियर कर दिया वो। लेकिन अब दर्द उनको भी नजर आएगा, ओबीसी को नजर आएगा कि ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य में नहीं आते वो। मुझसे हमारे बहुत से यादव समाज के लोग जो हमारे मित्र हैं ना, वो कहते हैं हम क्षत्रिय हैं, गुर्जर समाज के लोग कहते हैं हम क्षत्रिय हैं,
और जाट समाज के लोग भी कहते हैं क्षत्रिय हैं, बहुत सारे समाज के लोग कहते हैं हम क्षत्रिय हैं, हमें शूद्र मत कहो। मैं नहीं कह रहा हूं भाई। अब ईडब्ल्यूएस के रिजर्वेशन में अप्लाई करके दिखा दो। अगर नहीं कर सकते तो तुम ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य नहीं हो, उसके अलावा तो शूद्र अति शूद्र ही होता है। तो अब थोड़ी थोड़ी समझ में उनके भी आ रही है कि मोटे वाला जो घोड़े के इंजेक्शन लगाते हैं ना, वो लगा के उनका खून चूसा जा रहा है। लेकिन जो उनके नेता हैं वो SC ST, पटेल साहब यहां बैठे हैं, वो हमसे ज्यादा भी समझते हैं, वो इस बात को हमसे ज्यादा समझते हैं। पर अभी नेताओं से नीचे नहीं पहुंच रही है बात, लेकिन पहुंच जाएगी, क्योंकि अब तो बड़ा वाला इंजेक्शन लग गया ना ईडब्ल्यूएस का। तो जो ओबीसी के नेतागण है ना, वो हमसे ज्यादा अंबेडकरवाद की लड़ाई लड़ रहे हैं। अभी मेरे बाद पटेल साहब बोलेंगे तो देखिएगा मुझसे ज्यादा अंबेडकरवाद उनमें आता है या नहीं आता। अभी चेकिंग हो जाएगी, आप खुद देख लीजिए। तो जो उनके बुद्धिजीवी हैं वो समझ गए हैं साजिश। तो मेरा कहने का मतलब है, अब हमारे पास दो हथियार क्या हैं। एक तो हमें बाबा साहब ने बहुत सारी चीजें दी हैं, 131 पार्लियामेंटेरियंस दे दिया रिजर्व, वो सब अपनी आवाज नहीं है ना, वो तो गुलाम है। सीधी सीधी बात है, बाबा साहब नहीं चाहते थे रिजर्वेशन। ये तो प्लान बी बाबा साहब को जब घेर लिया गया पूना पैक्ट में धोखा देके, वो तो रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी चाहते थे, कम्युनल अवार्ड चाहते थे, जिसकी जितनी संख्या भारी उतने उसके वोट से जीत के जाने चाहिए लोग। वो तो हुआ नहीं ना, ये तो प्लान बी है। अब प्लान बी जो बाबा साहब ने हमें दिया है, उसके लिए स्ट्रैटेजी अलग होनी है। उसमें हम सब लोग थोड़ी स्ट्रैटेजी में मार खा रहे हैं। ये बाबा साहब का ओरिजिनल प्लान नहीं था, वरना हम लोग इतनी तकलीफ में नहीं होते। ये तो गुलाम जीत के जाते हैं, पार्टियों के गुलाम, और उसी की बात करते हैं। तो उनसे उम्मीद करना 131 से, माफी के साथ कह रहा हूं, बिल्कुल टाइम वेस्ट है। 131 नहीं है। फायदा उसमें यह है कि 131 में से बहुत सारी सीटें ऐसी हैं जो कि मुस्लिम पॉपुलेशन ज्यादा रखी है, ताकि मुस्लिम सीटें काटी जा सके। है ऐसा पाशा साहब? इसको हमें इस्तेमाल करना है। जो हमारे खिलाफ वेपन चलाया जाए उसको इस्तेमाल करना है। मुस्लिम समाज को अपने ऐसे लोग, क्योंकि हम तो कट्टर है ना, हम तो देंगे ही नहीं मनुवादियों को वोट, ऐसे शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब के भाइयों को जितवा के भेजना चाहिए जो कट्टर अंबेडकरवादी हो, किसी पार्टी के गुलाम ना हो। यह सिंपल फॉर्मूला है, इसको अंग्रेजी में रिवर्सिंग द ट्रैप कहते हैं। हमारे कंट्रोल में आ गई ना वो सीटें, और भाई भी अपने ही जीत के जाएंगे। तो हर जंग की एक जो अटैक होता है उसका डिफेंस भी होता है और काउंटर अटैक भी होता है, करना आना चाहिए। बाबा साहब ने जो सबसे बड़ी ताकत दी है, वो पार्लियामेंट से भी बड़ी ताकत दी है जनता को, और वो है पीसफुल प्रोटेस्ट का जरिया। ये बाबा साहब ने आर्टिकल 19 से 21 में दिया। ये किसी भी पार्लियामेंट से ऊपर है, किसी भी सुप्रीम कोर्ट से ऊपर है। इसके एग्जाम्पल 2 अप्रैल 2018 में देख लिया। शाहीन बाग की हमारी मुस्लिम औरतों ने दिखा दिया, सिर्फ मुस्लिम महिलाओं ने शुरू किया था। पार्लियामेंट को रोकना पड़ा। अभी एक्ट भी पास हो गया है, रूल्स रेगुलेशन भी बढ़ गए, इंप्लीमेंट नहीं हो रहा है। क्यों? बाबा साहब ने जो पीसफुल प्रोटेस्ट का रास्ता दिया है। दिल्ली दंगे, जिनमें मैं, अब मनुवादियों को लगता है कि चट्टान की तरह खड़ा हुआ हूं बीच में दिल्ली में, इसीलिए मेरे पे हमले और रेड्स होती हैं, वो उसकी वजह भी यही है कि उसमें हमारे शेड्यूल कास्ट भाइयों ने पार्टिसिपेट नहीं किया, हम लोगों की मेहनत की वजह से। जितने अरेस्ट हुए हमारे ऑफिस से, आरएसएस के ऑफिस बियरर्स और सब सो कॉल्ड अपने आप को सवर्ण जाति के हैं, जितने अरेस्ट हुए, तो ये मुझसे सबसे बड़ा पेट में दर्द ये है मनुवादियों का और आरएसएस वालों का। तो जो हम लोग काम कर रहे हैं ना, ये हमारी जो दूसरी ताकत है, पीसफुल प्रोटेस्ट है, जिसका हम इस्तेमाल ही नहीं कर रहे हैं। किसान आंदोलन में आपने देख लिया, हाथ जोड़ के माफी मांग रहे हैं, वो कितने इंच की या कितने सेंटीमीटर की या कितने मिलीमीटर की उनकी छाती है। पीसफुल प्रोटेस्ट मतलब जनता है मालिक इस देश की। बाबा साहब ने 1 वोट का अधिकार देके हम सबको देश का बराबर का मालिक बनाया है। और ये 5 साल के नौकर हैं, एमपी एमएलए और ये कॉर्पोरेटर्स 5 साल के नौकर हैं संविधान के हिसाब से काम करने के लिए। मैं पीसफुल प्रोटेस्ट की ताकत बता रहा हूं। सुप्रीम कोर्ट की जिम्मेदारी होती है, सुप्रीम कोर्ट अपनी जिम्मेदारियों में फेल हो रहा है, इसीलिए इस तरह के कानून बन रहे हैं। जो चेक एंड बैलेंस है ना, सुप्रीम कोर्ट की वजह से ये इतने कानून गैर संवैधानिक बन रहे हैं, वो सोल्यूशन है। नहीं हो रहा तो सबसे बड़ा सोल्यूशन जनता है, जो इस देश की मालिक है। सुप्रीम कोर्ट के जज भी साफ साफ तौर पे सुन लें, आपके और मेरे नौकर हैं।
जनता के नौकर हैं सुप्रीम कोर्ट के जजेस। तो हम मालिक हैं इस देश के, और हमारे पास रास्ता है पीसफुल प्रोटेस्ट का। पीसफुल प्रोटेस्ट करके हम अपनी कोई भी बात मनवा लेते हैं। इसका लॉजिक मैं आपको बता के अपनी बात खत्म कर रहा हूं कि ये 5 साल के लिए इनको हमने अपनी आवाज बनाया। मालिक है ना, मालिक ने कहा था कि तुम रास्ते पे चलोगे, ये वाले रास्ते पे चलोगे तो हम तुम्हें वोट दे रहे हैं, इतनी ताकत है तुम्हारी। ये वाले रास्ते पे नहीं जाओगे तो तुमसे हमने अपनी आवाज वापस ले ली, बीच में वापस ले ली। इस काम के लिए नौकरी पे नहीं रखा था तुम्हें हमने, ये हमने वापस ले ली, इसीलिए हम पीसफुल प्रोटेस्ट कर रहे हैं। और वो आवाज तुम्हारे पास है ही नहीं जिसके लिए तुम नकली वोट दे रहे हो हमारी बात के खिलाफ जाके। ये है कॉन्सेप्ट पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी का, पीसफुल प्रोटेस्ट का। कोई एमपी एमएलए मालिक नहीं बन गया अपनी बात का, आपका गुलाम रहेगा, आपका नौकर रहेगा जब तक एमपी रहेगा, आपके हिसाब से चलेगा जब तक एमपी रहेगा। आपके खिलाफ जाके करेगा तो वो एमपी नहीं है, आप उससे अपनी आवाज वापस ले सकते हो। हम नहीं मानते इस बात को, क्योंकि ये मेरे खिलाफ जाके तुम कर रहे हो। इसका नाम है पीसफुल प्रोटेस्ट, और उसके ऊपर जनता की आवाज, जनता मालिक है। पार्लियामेंट जनता से है, पार्लियामेंट से जनता नहीं है। यह है संवैधानिक प्रिंसिपल। बाबा साहब बहुत समझदार आदमी थे, इतने चारों तरफ से घिरे होने के बावजूद भी मुट्ठी भर साथियों ने उनके ये इस तरह का संविधान बनवाया, वरना ऐसा संविधान नहीं बना। बाबा साहब के अलावा कोई और होता। और पाशा साहब एक बात भूल गए, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में भी मुसलमानों की वजह से ही बाबा साहब जा पाए। तो उनसे तो नफरत थी ना हमसे ज्यादा, बाबा साहब से नफरत मुसलमानों से ज्यादा थी कि उस सीट से मुसलमान चला जाता, कोई दिक्कत नहीं है। बाबा साहब नहीं जाने चाहिए, तो हमने भेजा। हम तो समझदार है, मतलब मैं मुसलमानों को बहुत ज्यादा बेवकूफ समझता हूं आज के दौर में, तो कम से कम जो हालात चल रहे हैं। लेकिन इतनी बुनियादी समझदारी इन बेवकूफों ने दिखाई, तो SC ST जो कि बाबा साहब के डायरेक्ट लोग हैं, वो हमसे ज्यादा थोड़ी सी समझदारी दिखाएं तो सोल्यूशन हो चुका है। और कैंपेनिंग, जैसे ये झूठी बातों का ढिंडोरा पीटते हैं, हम सच्ची बातों का ढिंडोरा पीटे कि 1000 किलोमीटर चाइना से जमीन खिला दी इन मनुवादियों ने। चाइना छीन गया, चाइना हमारी सारा धरती का सारा पैसा लूट के ले जा रहा है। आज ट्रेड डेफिसिट 80-20। इस देश में जितने करप्ट लोग हैं, जितने चाइना के साथ मिलकर देश को लूट रहे हैं, उसमें 95% मनुवादी मानसिकता के गुजराती बिजनेसमैन हैं। हमने इसकी पब्लिसिटी की, इसके आंदोलन होने चाहिए, ये कैंपेनिंग हमें करनी चाहिए। और ये प्राइवेटाइजेशन जितनी कर रहे हैं कर लें, जिस दिन अम्बेडकरवादियों की सरकार आएगी, हौसला नहीं खोना है हम लोगों ने। एक रात में सब नेशनलाइज करेंगे, एक रात में अडानी अंबानी सब नेशनलाइज होगा, एक रात में सारे नवरत्न नेशनलाइज होंगे, एक रात में जितनी प्राइवेटाइजेशन है एक रात में खत्म करेंगे। और आखिर में एक बात कह के खत्म करूंगा, ये जितने पैसा लूट के ले जा रहे हैं ना, ये सब SC ST भाइयों का है। हमारे SC ST सब प्लान नाम की एक चीज है, स्कीम है, जिसमें हर स्टेट का बजट, हर स्टेट के बजट में 1% जो शेड्यूल कास्ट कम्युनिटी की है, 1% जो शेड्यूल ट्राइब कम्युनिटी की है, बजट की के अंदर उतने % रिजर्व होता है पैसा सिर्फ शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब भाइयों के लिए और बहनों के लिए। वो किसी और चीज पे, सड़क बनाने के लिए, पानी पहुंचाने के लिए नहीं खर्च हो सकता, सिर्फ और सिर्फ शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब पे खर्च होगा। और वो एक साल में खर्च नहीं हुआ तो अगले साल कैरी फॉरवर्ड होगा SC ST सब प्लान। उसका जो टोटल बनता है आज की तारीख में, देश की एक भी सरकार इसका पालन नहीं कर रही है। ये जितनी केजरीवाल साहब और जो साहब फ्री में दे रहे हैं ना, सब वहां से आ रहा है पैसा, ये उसी में से आ रहा है सब पैसा। वो सारा खर्च नहीं हो सकता, वो सारा खत्म नहीं हो सकता। तो अगर उस पर हम अमल करा लें एजिटेशन करके, हम लोग केस तो डाल रहे हैं हर हाई कोर्ट में, तो हर एक SC परिवार करोड़पति होगा देश का, हर एक ST परिवार करोड़पति होगा देश का। ये इसके लिए आंदोलन करना चाहिए SC ST समाज को। और हम जो बाकी अम्बेडकरवादी हैं आपके साथ प्रोटेस्ट करेंगे, और जिन्होंने ये चोरी की है उन पे SC ST एक्ट लगेगा, प्रधानमंत्री पे भी लगेगा, चीफ मिनिस्टर्स पे भी लगेगा, सब पे लगेगा। क्योंकि ये अमानत में खयानत, ये एक तरह से लूट है, अमानत में खयानत है। 409 लाइफ
की सजा है इसमें। आईपीसी की धारा 409 देख लीजिएगा आप सब, इसमें उम्र कैद की सजा है इस अपराध में। तो ये एजिटेशन करें हम शुरू करने के लिए और इसकी पब्लिसिटी करें। यही रास्ता है मेरे ख्याल से कि हम लोगों के नंबर्स हमारे साथ हैं, उन लोगों में आपस में भी लड़ाई है जो मनुवादी हैं, नंबर्स हमारे साथ हैं, नंबर्स को इकट्ठा कैसे करना है, लेकिन उसकी बेस जो बनेगी SC ST और माइनॉरिटीज बनेंगी। ओबीसी भाई तो हमारे बड़े भाई हैं, हमारे साथ आना ही है, क्योंकि यहां हमारे बड़े भाई हैं और वहां पे शूद्र। अभी तो समझाया आप लोगों को, हमारे बड़े भाई और मनुवादी व्यवस्था में शूद्र हैं। कहां जाएंगे हमारे बड़े भाई? बताइए आप कहां जाएंगे? छोटे भाई के पास है। तो इतनी सी बात है, इसकी पब्लिसिटी करनी है और पीसफुल प्रोटेस्ट शुरू करने हैं। मेरे ख्याल से अभी 1.5 साल से ज्यादा है, और अगर हम पब्लिक प्रोटेस्ट शुरू कर देना, इनके जो हर एक RSS का और बीजेपी का कार्यकर्ता जो रातों रात पिछले 7-8 साल में करोड़पति बन गया, उसकी बिफोर एंड आफ्टर की फोटो खींच के, शक्ल में, घर में, गाड़ी में जो फर्क आ गया है, बिफोर आफ्टर की फोटो खींच के हर एक आदमी पब्लिसिटी करना शुरू कर दे, इनका इलाज वैसे ही हो जाएगा। आज सब मोटे तगड़े हो गए ना, खा खा के, बड़े बड़े घर हो गए, इतना सा घर था पूरी बन गया, गाड़ी थी नहीं, स्कूटर था, मर्सिडीज, BMW। इसकी पड़ोस में अपने छानबीन करें, हर एक RSS और बीजेपी के कार्यकर्ता की फोटो बिफोर एंड आफ्टर लगाएं, कैंपेन शुरू करें, लोग इन्हें दौड़ा दौड़ा के मुंह काला करेंगे इनका। RPI बाबा साहब की बनाई हुई पार्टी है, आप लोग लीड लें, हम सब लोग आपके साथ हैं। कम से कम 30, 40, 50 MP तो RPI की प्रेसिडियम से अब भी ला सकते हैं, और हम 50 लोग अगर ईमानदार होंगे तो किसी की हिम्मत और ताकत नहीं है कोई प्रधानमंत्री बन जाए और कोई कुछ बन जाए, होगा वही जो हम चाहेंगे 50 लोग, क्योंकि हम लोग सच्चाई करेंगे, हम लोग इंसाफ की बात करेंगे, हम लोग संविधान की बात करेंगे, और किसी की ताकत नहीं है जो भारत को संविधान से अलग हटा के चला सके। जय भीम, जय भारत, जय संविधान।